अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फॉर्म डी। और आज हम डिस्कस करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। सो व्हाट इज़ पेप्टिक अल्सर? सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बेसिकली पेप्टिक अल्सर डेवलप होता है व्हेन देयर इज एनी एरोजन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक, ड्यूडेनम एंड लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस। बेसिकली स्टमक की जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है दैट एरोड्स ड्यू टू द गैस्ट्रिक एसिड्स। तो क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाता है। सो अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो अल्सर्स जो हैं वो स्टमक के किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, ड्यूडेनल अल्सर्स, इसोफेजियल एंड ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। तो ये एक स्टमक की जो है वो एक डायग्राम दी हुई है। तो बेसिकली दिस इज द इसोफेजियल एंड, दिस इज द ड्यूडेनल एंड, ये बॉडी है, दिस इज फंडस एंड दिस इज पाइलोरिक एंड, ठीक है। तो ये हो गया। दिस इज बेसिकली कि जो स्टमक जैसा पार्ट है इसोफेजियल एंड, जहाँ से जो है वो स्टमक जो है वो फूड रिसीव, जहाँ से फूड रिसीव होती है, दैट इज फूड फ्रॉम द इसोफेजियल रिसीव्स फूड फ्रॉम द इसोफेजियस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्डियक एंड है, इसका फंडस एंड है, एंट्रम एंड पाइलोरिक एंड। पैथोजेनेसिस एंड कॉजेज में बेसिकली ये है कि कुछ जो है वो पेप्टिक अल्सर या अल्सर्स जो है वो अल्सर डेवलप होता है व्हेन देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन डिफेंस मैकेनिज्म्स एंड aggressive factor, ठीक है, एंड द डैमेजिंग फोर्स दैट ओवरकम सच डिफेंसेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो अल्सर्स को एग्रीवेट करते हैं और कुछ वो फैक्टर्स हैं जो कि उनको ओवरकम करते हैं। तो बेसिकली एग्रीवेटिंग फैक्टर्स में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज एच पाइलोरी इन्फेक्शन, अल्सर्स, स्मोकिंग, स्ट्रेस। और कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जिनकी वजह से अल्सर्स को जो है वो ओवरकम किया जा सकता है, या अल्सर्स की जो इंटेंसिटी है उसको कम करें। उसमें आ जाते हैं हमारे पास बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, म्यूकोसल लेयर, ठीक है, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। तो ये चीज़ें क्या करती हैं कि जो पेप्टिक अल्सर्स हैं उनको जो है वो उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है हमें, ठीक है। तो बॉडी के एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म्स में हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देख लेते हैं कि एच पाइलोरी बेसिकली जो है वो मेन कॉज है। ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं उनके अंदर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है, और उसको जो है वो हम स्टॉप करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए जो है वो हम एंटीबायोटिक्स डिफरेंट के प्रेस्क्राइब करते हैं, एक पूरा कोर्स जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो एच पाइलोरी होता है वो क्या करता है कि देयर इज प्रोडक्शन ऑफ हाई लेवल्स ऑफ टीएनएफ अल्फा एंड साइटोकिन, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, ठीक है, इन लार्ज अमाउंट्स। गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन जो है वो मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट में होती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि गैस्ट्रिक लेयर एंड म्यूकोजल लेयर स्टमक की डैमेज हो जाती है। एंड जो एच पाइलोरी होता है वो प्रोटीएजेस रिलीज करता है जो कि स्टमक की म्यूकोजल लेयर को डिग्रेड कर देती है, ठीक है। और इसके अलावा एच पाइलोरी जो है वो क्या करता है कि यूरिएज एंजाइम रिलीज करता है। यूरिएज एंजाइम बेसिकली क्या करता है कि यूरिया को कन्वर्ट करता है इनटू अमोनिया एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। तो जो क्या होता है कि जो अमोनिया होता है वो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एच पाइलोरी जो होता है उसकी डिस्ट्रक्शन या एच पाइलोरी जो है वो इरेडिकेट नहीं हो सकता, ठीक है। सो अमोनिया जो होता है वो टॉक्सिक होता है टूवर्ड्स एपिथेलियल सेल्स और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, और इस वजह से जो है वो क्या होता है कि जब भी जो है वो स्टमक अल्सर्स होते हैं तो हम पेशेंट को क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, एच पाइलोरी इनहिबिटर्स जो हैं ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एंसर्स की तरफ। से बेसिकली एंसर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं कि एंसर्स आर बेसिकली नॉन इन्फ्लेमेटरी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। ये जो हमारे पास जो है वो मॉन्स्टॉन, ठीक है, मेफिनेमिक एसिड वगैरह, आइबुप्रोफेन वगैरह, ये सब हमारे पास क्या है, एंसर्स, ठीक है। तो जो है ये क्या करते हैं, एंसर बेसिकली क्या करती हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसेस को इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से होता है वो स्टमक जो है वो, अगर इन केस कि अगर ऐसे पेशेंट जिनको अल्सर के जो पेशेंट्स हैं अगर वो एंसर्स लें तो क्या होता है कि उनके स्टमक में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्मोकिंग बेसिकली क्या है कि स्मोकिंग जो है वो डिले करती है हीलिंग ऑफ द पेप्टिक अल्सर, ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसेस को डिक्रीज कर देती है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो हैं वो क्या होते हैं कि बेसिकली जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो एंसर्स जो होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली क्या होते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कहीं पर कोई टिश्यू डैमेज या इन्फेक्शन वगैरह होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो वहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं और वो इन्फ्लेमेशन को जो है और इन्फ्लेमेशन वगैरह को, ब्लड क्लॉट्स की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब एंसर्स की प्रोडक्शन ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या होता है कि उसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो देयर इज़ नो इन्फ्लेमेशन से रिलीफ नहीं मिलता,
ठीक है। उसके बाद आता है कि इसमें क्या आ जाता है कि डिक्रीज म्यूकोजल ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ जो है वो पेशेंट के हेरिडिटरी कॉज भी होते हैं ड्यू टू द इंक्रीज मास ऑफ द पेराइटल स्ट्रेच, ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन द पेराइटल स्ट्रेच ऑफ द स्टमक, क्योंकि इसकी वजह से एक्सेसिव एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक एंड समटाइम्स देयर इज डिक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो कुछ और फैक्टर्स भी हैं, ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, पैंक्रियाटिक कैंसर, ठीक है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, तो डिफरेंट डिजीज हैं जिनकी वजह से अल्सर जो है वो डेवलप हो जाता है। अब इसमें बेसिकली आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जो है वो साइन एंड सिम्टम्स। इसमें बेसिकली कि एब्डोमिनल पेन होती है पेशेंट को, ठीक है, स्टमक पेन, इसको एक तरह से कंसिडर किया जाता है आफ्टर ईटिंग एनी काइंड ऑफ मील, स्टमक पेन स्टार्ट होती है, फिर गैस्ट्रिक पेन स्टार्ट हो जाती है, नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है, डाइजेशन नहीं हो पाती खाने की, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट लॉस। इस वजह जब हम खाना नहीं खाएंगे ड्यू टू, ठीक है, मतलब आपको भूख नहीं लगेगी तो आपका वेट लॉस होगा। ब्लड वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, ब्लडी स्टूल्स, मेलिना, ठीक है, ब्लोटिंग, ठीक है, फुलनेस की फीलिंग होती रहती है हमें, ठीक है, और इसके अलावा पेन व्हेन स्टमक इज फुल ड्यूरिंग मील्स, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर के केस में, एंड स्टमक पेन जो होते हैं समटाइम्स एम्प्टी स्टमक में भी आपको पेन स्टार्ट होती है, दैट इज इन केस ऑफ द ड्यूरेनल अल्सर्स। इसके लिए डिफरेंट जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं, समटाइम्स जो है वो एच पाइलोरी टेस्ट किया जाता है, ठीक है, एच पाइलोरी एज आई टोल्ड अर्लियर के दिस इज वन ऑफ द मेन कॉज, ठीक है, तो जो है वो एच पाइलोरी टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो यूरिया ब्रेथ टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन के, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, स्टूल कल्चर टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, ब्लड सीपी चेक किया जाता है, ठीक है, तो इसके अलावा जो है वो हाँ ब्लड सीपी चेक किए जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा समटाइम्स जो है वो एंडोस्कोपी वगैरह की जाती है, टिश्यू सैंपल्स लिए जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह के डायग्नोस्टिक मेथड यूज़ किए जाते हैं फॉर पेप्टिक अल्सर्स या अल्सर्स के ट्रीटमेंट के लिए। फिर आ जाती है मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट में बेसिकली ये है कि जनरल मैनेजमेंट तो ये है कि एसिड्स को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को अवॉइड किया जाए, ठीक है, एंड और अगर देखा जाए स्पेसिफिक और इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस ले जाएं, ठीक है, स्पाइसी फूड्स, ठीक है, और जो है स्पाइसी एंड ऑयली फूड्स जो है उनको जो है उनका इंटेक कम किया जाए, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जो है वो ज़्यादा कंज्यूम किया जाए डाइट में, ठीक है, तो ये आ जाती है हमारे पास। इसके अलावा इसकी स्पेसिफिक मैनेजमेंट ये है कि हम स्टमक एसिड की सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं, म्यूकोजल प्रोटेक्शन को इंक्रीज करते हैं, और एच पाइलोरी इरेडिकेशन थेरेपी की जाती है। समटाइम्स अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाए, ठीक है, या डिजीज़ बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्टेज पर चल जाए तो सर्जरी भी की जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है डिक्रीज एसिड सिक्रीशन। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, इसमें रेनिटिडिन, फेमेटिडिन, सिमेटिडिन वगैरह दी जाती है, ठीक है, एंड इट इज़ यूजुअली टेकन एट ओडी डोज दी जाती है इन द इवनिंग और बेड टाइम, ठीक है। इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, ठीक है, ओमेप्राजोल, इजोमेप्राजोल, ठीक है, पेंटोप्राजोल, और इफेक्टिव मीन्स हैं ये बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं फॉर ट्रीटिंग अल्सर्स, ठीक है, ठीक। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं इंक्रीज म्यूकोजल प्रोटेक्शन। जैसे पता है हमें म्यूकोजल लेयर को भी प्रोटेक्ट करना है तो हम उसके लिए भी यूज़ करते हैं। इसमें आ जाते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह यूज़ की जाते हैं, ठीक है जी, और बिस्मथ सैलिसाइलेट, इसको जो है वो एंटीबायोटिक्स के साथ अलॉन्ग विद एंटीबायोटिक्स टू क्योर एच पाइलोरी इन्फेक्शन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मीज़ोप्रोस्टॉल, ठीक है, ये भी म्यूकोजल डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, यूजुअली टेकन विद एनसेड्स, ठीक है, अगर एनसेड्स लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो हम इसके साथ मीज़ोप्रोस्टॉल म्यूकोजल प्रोटेक्टर्स जो है वो यूज़ करते हैं। सुक्रालफेट स्टमक लाइनिंग को डैमेज होने से बचाते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आती है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, जिसकी थेरेपी जो है वो जब भी जो है वो किसी पेशेंट को, अल्सरस पेशेंट को, ये थेरेपी जो है वो ट्रिपल थेरेपी बेसिकली इसका नाम है जो दी जाती है। बेसिकली इसमें आ जाती है क्लैरिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम दी जाती है, 1 ग्राम मीन्स 1000 mg, ठीक है, तो ट्वाइस अ डे, ठीक है, अमॉक्सिसिलिन 500 mg एंड 1 प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर। प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर हमारे पास कौन से हैं, ये ओमेप्राजोल, इजोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, अमॉक्सिसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल विद 1 प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर। तो ये इस तरह की ट्रिपल थेरेपीज जो है वो दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है, तो ये हो गया एच पाइलोरी इन्फेक्शन को इरेडिकेट करने के लिए। फिर आ जाते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस से बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं कि देयर इज समटाइम्स स्टमक पेन होती है, ब्लिस्टर्स,
क्लाउडी यूरिन, जॉइंट पेन, क्रैम्प्स वगैरह फील होते हैं, ठीक है। एंड देर इज समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एलोपेशिया एंड एब्डोमिनल पेन्स वगैरह होती हैं, ठीक है। एंड डिजीनेस, हेडेक ड्यू टू मेट्रोनिडाजोल, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया भी होता है एंड ड्यू टू क्लेरिथ्रोमाइसिन। तो एज सच कोई सिग्निफिकेंट इंट्रैक्शंस नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये है कि ये एडवर्स रिएक्शंस डेवलप हो जाते हैं वाइल ट्रीटिंग पेप्टिक अल्सर्स, ठीक है, अगर कोई पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट ले रहा, ठीक है। एंड समटाइम्स देयर इज गैस्ट्रेक्टोमी की जाती है, वैगोटोमी की जाती है, सर्जरीज भी की जाती हैं, ठीक है। तो इसकी केस स्टडी जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर एंड if you want to discuss any other topic and you can tell me in the comments and do not forget to like, subscribe and share my channel.